शिक्षण अधिगम सामग्री। नए बनने पर नया टॉपिक, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक ही नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं इनके। क्या-क्या नाम है देखिए, सबसे पहले लिखते हैं अन्य नाम। देखिए एक नाम तो आता है ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। और देखिए सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। क्या हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। क्या देखिए इंस्ट्रक्शनल देखिए मटेरियल भी कहते हैं, अनुदेशात्मक सहायक सामग्री। काफी नाम है देखिए ऐसे। सामान्यतः हम बोलते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो अन्य नाम। फिर उसके बाद चलते हैं इसके अर्थ, किसे कहते हैं अर्थ। अक्सर आप लोग बोलते रहते हैं शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री। बोलते हैं नहीं बोलते? क्या होती है ये सामग्री? टीचर की सहायता करने वाली, इसमें टीचिंग में। ठीक है और बताओ शिक्षण को, चलो लिख देता हूं, मैं भूल जाता हूं। सरल या सहज या क्या प्रभावी या बोधगम्य, और लिख देता हूं चलो, या रोचक, कंप्रेस जैसे संक्षिप्त या सामग्री। अच्छा और बताओ भी शिक्षण अधिगम, शिक्षण सहायक श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? बोल विषय वस्तु को स्पष्ट करना यानी स्पष्टता। यानी और बोलते जाओ। चलो मैं बोलता हूं, पेपर में एक सवाल आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। ध्यान से सुनना, शिक्षण अधिगम सामग्री है ऑप्शन नंबर 1 सरल व सहज, ऑप्शन नंबर 2 प्रभावशाली, ऑप्शन नंबर 3 बोधगम्य, ऑप्शन नंबर 4 रोचक। शिक्षण अधिगम सामग्री करती है हमारे शिक्षण को प्रभावी, सरल, सहज, बोधगम्य या रोचक। अब देखिए ऑप्शन तो चारों ही सही है, लेकिन अब आजकल सवाल जो बनाए जाते हैं चारों सही में से भी बेस्ट कौन सा है? आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल सही है, चौथा आंसर है इसका। शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण में रोचकता लाने के लिए। याद रखना, बाकी जो कार्य है ये गौण है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप ऐसा कैसे देखिए, पढ़ने की पहली सीढ़ी होती है रुचि। पढ़ने की पहली सीढ़ी कौन सी है? इंटरेस्ट यानी रुचि। अगर बच्चे में रुचि नहीं, आप कितना अच्छा पढ़ा लीजिए कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सबसे पहला काम होता है टीचर का बच्चों में क्या पैदा करना, रुचि पैदा। जैसे ही आप शिक्षण सामग्री कक्षा में लिखाएंगे, सारे बच्चों का ध्यान हो जाएगा, अब आज क्या लाए, आज क्या लाए, यानी उनकी एकाग्रता हो जाएगी, सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण प्रभावी और बोधगम्य हो जाएगा। पहली सीढ़ी क्या है? रुचि। याद रखना, बार-बार सवाल रिपीट होता है, चारों ऑप्शन सही होते हैं, आंख बंद करके हमें इसको पहचानना है, रुचि, और रुचि से क्या बना है? रोचकता। शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग करने से शिक्षण में आती है रोचकता, आती है। क्या आती है? देखिए तो देखिए सवाल का जवाब होगा, अर्थ भी है। ये क्या बता दिया, इसके बारे में बता देते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो देखिए हम लोग करते क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। शिक्षण क्यों कराया जाता है? शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने। तो देखिए शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो सामग्री सहायक होती है उसी सामग्री को हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। या देखिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई वह सामग्री जो शिक्षण को सरल, सहज, प्रभावी, बोधगम्य बनाती हो, उस सामग्री को क्या कहते हैं? लिख लो ये सिंपल सी तरीका। देखिए वह सामग्री जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो, वह सामग्री शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। मैंने कहा क्यों लिखिए, वह सामग्री जो शिक्षण को सरल, सहज, स्पष्ट, सरल, सहज, स्पष्ट, प्रभावशाली, रोचक वह बोधगम्य बनाती हो, वह बोधगम्य लिखा है, अंडरस्टैंडिंग बोध बनाती हो, बोधगम्य बनाती हो, उसे टीएलएम कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। एक लाइन और लिखिए, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग से, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता आती है, प्रयोग से रोचकता आती है। तो देखिए ये तो बात हो गया, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक दो परिभाषा लिखते हैं। एक परिभाषा से पहले देखिए अपने आयु कोई आयु, उस समय कंप्यूटर हुआ नहीं था, उस समय चार्ट वगैरह ऐसी चीजें बनाई जाती थी, ज्यादा कुछ सुविधा थी नहीं। उस समय देखिए सर्व सामग्री रेडियो वगैरह टीवी वगैरह चलन हो गया था, तो चीजें में प्रयोग होने लगा। तो कोई साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताया क्या कहा इनको टीएलएम को या सर्व सामग्री को क्या कहा, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन कहा। ये हमारी शिक्षा में एक बड़ी क्रांति आई है, ये लाइन में लिखो, पूछ लेते हैं। सर्व दृश्य सामग्री को कोठारी आयोग ने, अलग से लिखो, सर्व दृश्य सामग्री को कोठारी आयोग ने शैक्षिक क्रांति कहा, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, शैक्षिक क्रांति कहा। इसका मतलब ये था इनका प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शिक्षण में क्या आता जाएगा, सुधार या आमूल परिवर्तन होता चला जाएगा। और आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। क्या आप सोचिए कि 1966 में कोठारी साहब ने सोचा था ये सब होगी चीजें, ये नहीं आपकी जेब में भी टीचर है सबकी में, है नहीं? लेकिन कल में एक रिपोर्ट बना रहे बहुत बड़ी विद्वान ने कहा, उसने कहा शिक्षा का कभी भी स्थान नहीं ले सकती है टेक्नोलॉजी, कभी भी ये टेक्नोलॉजी स्थान ले वास्तव में नहीं ले सकती। यहां बैठकर जो आप पढ़ रहे हो, अरे आपकी क्लास छोटी सी होती है, शिक्षक होता, आप कुछ सोच के देखो कितना आनंद होता, क्या घर पे बैठ कर कैसे घर पे एकाग्रता नहीं बन पाती। इसलिए आज लाइब्रेरी में तो पढ़ाते हैं, कल तो पढ़ाई का स्थान नहीं मिला, क्या स्थान मिला, क्या तो सोने का स्थान मिला क्या उसको। पहले वाले बच्चे घर पे पढ़ा करते थे, अब तो देखिए घर पे पढ़ाई नहीं होती, क्यों नहीं होती, लाइब्रेरी जाइए, अब आपका काम क्यों नहीं होती है। परिभाषा लिखो, एक परिभाषा लिखो, मैकॉन और रॉबर्ट्स की, मैकॉन और रॉबर्ट्स के द्वारा दी गई एक संयुक्त रूप से परिभाषा है। देखिए इसको, शिक्षक सर्व दृश्य सामग्री, शिक्षक सर्व दृश्य सामग्री के द्वारा, सर्व दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों की, सर्व दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके, इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, पाठ्य वस्तु को सरल, कोमल लगाइए, रुचिकर वह प्रभावशाली बनाता है, सरल, रुचिकर वह प्रभावशाली बनाता है। तो देखिए टीचिंग में जितनी ज्यादा इंद्रियां काम आएंगी उतना ज्यादा शिक्षण हमारी जो टीचिंग में क्या होगी, इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली। कौन कहता है ये बात? मैकॉन और रॉबर्ट ने कहा था कि टीचिंग में आप जितने ऑडियो विजुअल एड्स को काम में लेंगे हमारी इंद्रियां उतनी ज्यादा काम आएंगी। आप एक सुनिए मोटे से, आगे मोटे से। इंद्रियां देखिए ज्ञान के दरवाजे और खिड़कियां हैं, क्योंकि व्यक्ति में जो ज्ञान आता है किससे आता है, इंद्रियों के माध्यम से ही आता है। इसीलिए देखिए आपने नाम सुना होगा रूसो का भी, रूसो की किताब है एम आई आई एम, जो भी उस पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, बच्चों को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, जितना संभव हो सके बच्चों से कोई ना कोई कार्य करवाया जाए, यानी लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस पर जोर दिया। मौखिक का मतलब बोल बोल के जो चीजें बताते हैं बच्चा भूल जाता है उतनी जल्दी, जितने
सुनता है, समझता है, उतनी जल्दी भूलता है। तो देखिए पुराने दार्शनिक रूसो ने भी उस समय ये बात कही थी, बच्चों को मौखिक पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी जगह क्या करवाना चाहिए, कोई ना कोई वर्क करवाना चाहिए, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से पढ़ाना चाहिए ताकि उसको ज्ञान स्थायी रहे। लर्निंग बाय डूइंग अच्छा क्यों है? क्योंकि उसमें कई क्रिया काम में आती है। मैं बोल रहा हूँ सुनो, एक ही काम में आ रही है हमारी सुनने वाली। अगर मैं यहाँ चित्र दिखाऊँ उस चीज़ का, जैसे टीवी वहाँ सुनना भी है और देखना भी है, लेकिन करने के अंदर हम सुनते भी हैं और उसके अंदर हाथों से भी करते हैं और देखते भी हैं उस चीज़ को, उसमें ज़्यादा क्रिया काम में आती है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग क्या है? बेस्ट देखिए। देखिए तो क्या है परिभाषा थी। अब देखिए अर्थ हो गया, परिभाषा, उसके बाद क्या लिखते हैं? विशेषताएं, और विशेषताओं से भी सवाल पूछा जाता है। तो बताओ शिक्षा अधिगम सामग्री कैसी हो, क्या विशेषता होनी चाहिए? मैंने देखा, मैं एक चित्र के रूप में ड्रा करूंगा ताकि याद करने में आसानी रहे। विशेषताएं कैसी होनी चाहिए? चलो बताओ जल्दी से। सरल हो, स्पष्ट हो, अदृश्य हो, अमूर्त हो, क्यों नहीं होनी चाहिए ऐसी? तो फिर ऐसे बोलते क्यों नहीं हो? कम से कम अभी तो शिकायत हाँ ना में ही आप उत्तर दे देते। कैसी होनी चाहिए सामग्री? अब मैं बता देता हूँ चार शब्द क्या क्या बोले, बोल के देता हूँ। सरल आपने बोला एक तो, या सहज, दूसरा बोला स्पष्ट, और उसके बाद बोला प्रभावशाली, फिर आपने बोला रुचिकर या रोचक, एक आपने बोला बोधगम्य। तो मैंने इसका वही बोल रहे हैं। अब बताओ इसके आगे। संक्षिप्त हो सामग्री। संक्षिप्त कैसे? छोटी हो है, लेकिन मैंने बोला था दोबारा से नहीं बोल रहे, बहुत अच्छा देखिए आंसर दिया था सामग्री के। गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए सामग्री, उद्देश्य आधारित हो। बना तो रहे हम तुलसीदास कबीरदास की फोटो लाई। अब देखिए तो क्या वो सही है? उद्देश्य मेन चीज नहीं होनी चाहिए। सामग्री कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य आधारित। और बताओ भी, अरे ये तो वही बातें जो मैंने बोली थी, नई बातें तो बताओ कुछ। सामग्री कैसी हो? आकर्षित करने वाली हो बच्चों को, बिल्कुल सही है। सामग्री कैसी होनी चाहिए? आकर्षित करने वाली। ठीक है, चलो उसी में लेकर देखते हैं। ठीक, और बताओ बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंगली हो। शिक्षा सामग्री कैसे हो? स्तर के अनुसार होनी चाहिए, स्तर के अनुरूप। स्तर क्या कहते हैं? योग्यता, अनुरूप। देखिए इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है शिक्षा सामग्री कैसी होनी चाहिए, रोचक। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है आंसू रचित। आंसू रचित क्या है? स्वयं द्वारा निर्मित। जो बना रहा है वही बना के लाए, स्वयं द्वारा निर्मित। अब देखिए इसके लिए देखिए किस्सा है जीवन का। मेरी राइटिंग कभी अच्छी नहीं थी। जब मैं छठी क्लास में आया, आदिवासी परीक्षा हुई, चार्ट बनवाते विज्ञान में हमारी टीचर उस समय। तो चार्ट एक चित्र बना के लेके आया, देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है तो ड्राइंग कहां से हो सकती है? 5 में से मेरे 3 अंक। मैं और बाकी सबको मेरे 4, 5 सबसे कम अंक मिले मुझे। अब उसके बाद मैंने ये धारणा बना ली कि मैं और किसी से बनवा के 5 में से 5 सारे बच्चों के 4 मेरे 3 आए थे। अब वार्षिक परीक्षा आई, मैंने चार्ट बनवाया अपने भाई से, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और वो डायग्राम भी बहुत अच्छे बनाता। उसे अच्छे से बनवाया, रात भर देखिए बनवाया उसे, और सुबह नाश्ता पूछता उसका स्कूल गया। अब की बात करूंगा, जैसे मेरी बारी आई, मैंने चार्ट खोला और खोलते ही देखिए उसमें जो राजकीय जो लिखा हुआ था उसमें की छोटी कर रखी थी और टीचर ने तुरंत गोला लगा दिया और काटी और बना दिया। उस दिन मैंने भी ये तय किया अब जीवन में किसी से काम नहीं करना, अपना काम अच्छा हो या स्वयं नहीं करूंगा। उस दिन के बाद देखिए मैंने कभी किसी की सहायता नहीं ली ऐसे। तो देखिए जब अपनी खुद की गलती से 3 भी आई तो दुख नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरा गलती करता है तो ज्यादा दुख होता है। तो यहाँ देखिए ये कहानी थी ईश्वर द्वारा बनाई जानी चाहिए सामग्री। दूसरा वाक्य और है देखिए इसी का। ये जो बीए के फाइनल जो लेसन होते हैं इसके लिए देखिए सरकार द्वारा भेजा गया नेशनल था, उसमें पाई एग्जाम था तो चेक करना था और देखिए गलती से एक जो टीचर पढ़ा रहा था मेरे विषय को पढ़ा रहा था ज्योग्राफी को, और उसके अंदर इक्लिप्स पढ़ा रहा था। इक्लिप्स को कहते हैं ग्रहण, और ग्रहण क्या होता है? छाया। ग्रहण किसको कहते हैं? छाया। एक खगोलीय पिंड की छाया दूसरे खगोलीय पिंड पर गिरना क्या कहलाता है? और ग्रहण इसीलिए बुरा है क्योंकि उसमें क्या पड़ती है? छाया, और छाया किसी पे गिर जाए तो तुम्हारे ऊपर पता लग जाएगा कैसी होती है। गाँव में कहते हैं ना छाया गिरी इस पे तो इसलिए देखिए उसने क्या एक बच्चे बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, एक को बना रखा है जिसमें सन, दूसरा देखिए बना रखा है उसमें अर्थ, और तीसरा बना रखा मून, क्योंकि तीनों खगोलीय पिंडों को पढ़ते हैं इक्लिप्स में, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष यही है। अब तीनों पिंड बना रखे और इनके बारे में इन्होंने ग्रहण के बारे में बता रखा, क्योंकि कभी तो ये यहाँ जाता है, यहाँ चला है, तो रोटेशन होता रहता है। मैंने जैसे ही चित्र को ऐसे देखा बहुत अच्छा बना था, लेकिन चार्ट में मैंने बनाया किसने? उसका मैंने बनाया, मैंने बनाना नहीं आता है। 2-4 बार धमकी वाली सामने बनवा के लाया, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है तो उसमें तुरंत कह दिया मैं बनवा के लाया हूं। मैंने कहा ये सही है, हाँ सही है, ये डायग्राम सही है। ग्रहण बनाते हैं तो ग्रहण छठी क्लास में है, मैं जो कभी पूछा मैं छठी क्लास की बात कर रहा हूं, ये ग्रहण गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सूर्य सबसे बड़ा खगोलीय पिंड, पृथ्वी उसके सापेक्ष और छोटा और मून तो सबसे छोटा है। इसलिए देखिए जो भी सामग्री काम में ली जाए वो परिशुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आंसू रचित के साथ साथ सही भी होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? परिशुद्ध। ये सामग्री कैसी थी? गलत। और ये सामग्री कैसी है? तो देखिए अब जो बेचारा पेंटर होता है आपको भी पता है, आर्टिस्ट के पास होता है, जैसे चित्र को कैसे बना देता है उसको थोड़ी पता है कि ये छोटे बड़े भी होते हैं, चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी छोटा है, बड़ा उसके बाद तो नहीं होती है, बोली थी बार बार देखिए छोटे बड़े बनाने से बना दी थी जैसे। इसलिए देखिए हमारी सामग्री कैसी होनी चाहिए? आंसू रचित और परिशुद्ध भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परिशुद्ध यानी सही होनी चाहिए। और देखिए एक विशेषता उपलब्धता। उपलब्धता क्या है? कक्षा के आकार के अकॉर्डिंग और जो कक्षा में आसानी से लाइव ले जाई जा सके। ऐसा नहीं हमने ग्लोब बनवा लिया इतना बड़ा तो कक्षा में आई नहीं, सारे बच्चे लगे चलो क्लास में। अब ऐसी सामग्री देखिए हमें देखिए क्या बनाना है, घनों बड़ा बड़ा संदूक लेके आ रहे उठा के और रास्ते में लेके बच्चे से छूट गया उसके पैर पे उलट देखिए। ऐसी सामग्री काम में नहीं, तेज धार वाली वो चीजें नहीं लाई कक्षा में। ज्वलनशील चीजों को कक्षा में नहीं लाई, ऐसी चीजें लाई जाए जो कक्षा में आसानी से क्या हो जाए? उपलब्ध हो जाए। तो ये क्या है? उपलब्ध। ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो प्रेरणादायक हो, ऐसी होनी चाहिए बच्चों को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। और देखिए सामग्री कैसी होनी चाहिए? वैध और विश्वसनीय। वैध किसे कहते हैं? अब अंग्रेजी में पता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। वैधता को वैलिडिटी इंग्लिश में कहते हैं। क्या है ये वैलिडिटी? मोबाइल पे देखिए आपकी घंटी बजती है, आपकी वैधता समाप्त हो रही है। आपकी या मोबाइल की या मोबाइल प्लान की, सब चीजों में यहाँ बन रही है। दूसरा देखिए विश्वसनीयता। पहले बात करते हैं वैधता किसे कहते हैं। अब सब क्या होते हैं? जो चीज जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वैध, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो जैसे 10वीं के लिए मॉडल पेपर बनाया 9वीं में ले लिया क्या हो गया? अवैध हो गया, उसका अच्छा के लिए है ही नहीं वो। इसी तरह से दूसरा शब्द विश्वसनीयता किसे कहते हैं? जैसे भारतीय क्रिकेट में एक व्यक्ति को कहा जाता है मिस्टर रिलायबल, राहुल द्रविड़, और आज तक एक भी विश्वसनीय बल्लेबाज पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान, केवल राहुल द्रविड़ को कहते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं राहुल द्रविड़ को मिस्टर रिलायबल, भरोसेमंद? क्यों है वो भरोसेमंद? यानी 10-20 रन तो बनाकर ही जाएगा, 0 पर आउट होगे। इसलिए यहाँ पर क्या है? विश्वसनीयता का है परिणामों की बार-बार पुनरावृत्ति हो, कितनी बार परीक्षा लो परिणाम एक ही आए तो उसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें हमारी सामग्री कैसी होनी चाहिए। दोबारा से देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उतारो जल्दी से उतारिए। अब देखिए बड़ी-बड़ी लाइनें लिखूंगा ना तो आप पढ़ने ना याद होती है, इसलिए कुछ चीजें शॉर्ट में लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस शिक्षा अधिगम सामग्री की क्या विशेषताएं हो? कोई रहनी चाहिए 12 विशेषताएं लिखनी है आपको। क्या हुआ? 13 हो गई? कहीं अपने से नहीं छूट गया? नहीं है? अच्छा 12 है, काउंट करके देख लो। 13 लिख ले तो 12 का अंक अच्छा नहीं होता। मितव्ययिता यानी ज्यादा महंगी सामग्री नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मितव्ययिता यानी मितव्ययी, यहाँ लिख देता हूँ मितव्ययिता। ये लो भाई 13 कर देंगे इनको। मितव्ययिता
देखिए अब आप 5 बजने को आ रहे हैं, तब भी आप हंसते खिलाते हो, क्या बात है तुम्हारी सेहत खराब? नहीं थके हुए क्यों नहीं हो? 10 बजे से आपको थक जाना चाहिए था, या 1 बजे से भी देखिए कहीं घंटे हो गए, हो सकता? चलो लिखो रोचक बात आगे बढ़ाते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षण सामग्री। मनोविज्ञानी क्या कहते हैं देखिए, हेडिंग डालिए, मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कहते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक टीएलएम के बारे में देखिए। पहली बात, मनोवैज्ञानिकों ने देखिए हमने निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा अगर हम टीचिंग के समय टीएलएम का यदि प्रयोग करते हैं तो बच्चों के ज्ञान में 35% वृद्धि होती है। ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि। इसका प्रयोग करने से, दूसरा देखिए, टीएलएम का प्रयोग करने से 55% ज्ञान का स्थायीकरण होता है। क्या होता है? ये निष्कर्ष किसका है? मनोवैज्ञानिक एग्जाम में पूछा जाता है इस सवाल। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यदि शिक्षण में करते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होगी 10%, 15%, 35%, 50% ऐसे आएगी। ज्ञान में वृद्धि और ज्ञान के स्थायीकरण में 55% लिखो इस डेटा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग करने से, शिक्षण में टीएलएम का प्रयोग करने से 35% ज्ञान में वृद्धि, 35% ज्ञान में वृद्धि तथा 55% ज्ञान का स्थायीकरण होता है। 55% ज्ञान का स्थायीकरण होता है। दूसरी एक और निष्कर्ष देखिए मनोवैज्ञानिकों का, जो हम पढ़ते हैं यानी रीड करना, उसका 10% याद रखते हैं या 10% याद रहता है। आप सब लोग कभी जाके कहीं रीडिंग लगाते हो तो कितना याद रहेगा? कई बार ऐसा पढ़ तो बोल देता हूं, याद ही नहीं होता। अरे मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं जो पढ़ोगे उसका कितना याद रहेगा? 10% याद रहेगा। तो क्या करें हमारी याद बढ़ जाए? तो देखिए दूसरी बात इन्होंने कही, जो हम सुनते हैं उसका कितना याद रहेगा? 20%। इसीलिए कहावत चलती है, छपे हुए अक्षरों की तुलना में बोले गए शब्द 100 गुना प्रभावी होते हैं। आप लोग भी देखिए बात है, हम इसे नोट्स में सारी बात बोल के बताता हूं, क्योंकि छपे हुए शब्दों की तुलना में बोले गए शब्द ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए बोले गए शब्द क्या है? सुनना, और सुनने से कितना याद रहता है? 20%। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक, जो हम देखते हैं यानी देखना, उसका कितना याद रहेगा? 30%। जैसे चार्ट मॉडल वगैरह दिखाई जाते हैं, उनमें कितने प्रतिशत याद रहते हैं? 30%। ये मनोवैज्ञानिकों का एनालिसिस है, किसी व्यक्ति विशेषता नहीं है। एडिट अलग बात में आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद देखिए, और एडिट मनोवैज्ञानिक का शिक्षा शास्त्री जाना था, बेटा मुझे रिश्ता हो। आगे देखिए, जो हम सुनते हैं और देखते हैं दोनों एक साथ कर लें, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दें, 20 और 30, 50%। जैसे टीवी, इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वैसे भी हो तो देखना और सुनना दोनों चीजें साथ होती हैं, तो कितना प्रतिशत याद रहता है? 50%। और देखिए इसके बाद, जो हम कहते हैं यानी कहना, कहने वाले कहते से, उसका याद रहता है 70%। इसका क्या है? याद रखना, पढ़ने से चीजें याद नहीं होती, याद कब होंगे? बोलने से ज्यादा याद होगी। जैसे मैं आपको बोल के पढ़ाता हूं, सारे अक्षर चले जाते हैं अपने आप। आप लोग भी एक काम करना, ध्यान रखना इस बात को, जो भी टॉपिक आप घर पर पढ़ते हैं एक दिन में या 2 दिन में जैसे पूरा हो जाए टॉपिक, उसको बोलना है। अब आपके सामने समस्या किसको सुनाऊं? दूसरे साथी को पकड़ के कहना, सुन, नहीं सुनता है, सुन ले तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं सुनता है तो देखिए अपने शीशा होता है, उस शीशे में बोलो, मेरे सामने खुद को बता दो, खुद को पढ़ा दो, ये काम नहीं कर सकता तो लिख डालो उस चीज को। भाई मौखिक रूप से बोलो या लिखित रूप से बोल दीजिए, एक ही बात है। अपने आप पता लग जाएगा आपको उस में कितनी चीजें याद है और कितनी आप भूल गए। जिन चीजों का भूल गए हो दोबारा से, आपके लोगों के पास समय है अभी पढ़ने का, ना तो वैकेंसी आई है ना एग्जाम की कोई डेट है। इसलिए जब आपके पास समय है तो ऐसी वीडियो से पढ़ो कि बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई याद होती रहेगी, पढ़ते जाओगे पीछे बोलते चले जाओगे। इसलिए थोड़ा सा कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़िए किसी भी टॉपिक को, और 100% कभी किसी को याद नहीं रहता है, मुझे रहता है, आपको याद रहता है। तो देखिए इसके बाद एक बात हो रही है, देखिए जो हम करते हैं वो भी कार्य करना, करने को कहते हैं डू, जैसे प्रयोग करना, प्रोजेक्ट बनाना, जो हम करते हैं उसका याद रहता है 90%। एक बार आप कोई प्रयोग करो, दोबारा कोई प्रयोग करके दिखाना, आसानी से करके दिखा देते हो आप, क्योंकि किसी भी कार्य को करने पर हमें ज्यादा याद रहता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्ञान काम में आती है, वहां पर लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस होती है, इसलिए वो चीज ज्यादा याद रहती है। तो इसलिए आपको जब लगे कि ये टॉपिक हार्ड है और याद नहीं हो रहा है तो देखिए रब लिख डाला करो उस चीज को। अरे मेरे तो टाइम नहीं जाना है, मतलब 2 मिनट भी नहीं रुक सकते ऐसे, कई तो घड़ी कर 5 मिनट भी तो। मनोवैज्ञानिक और टीएलएम के बारे में अवधारणा थी जो आपको 2 तक बताई मैंने, एक तो 35 और 55, दूसरा 10, 20, 30, 50, 70, 90। और कल पढ़ते मनोवैज्ञानिक, कम एक शिक्षा शास्त्री एडगर टेल को, और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं।